इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस घर में बेटा पैदा नहीं हुआ ना, तो तू इस घर से जाने के लिए तैयार रहना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो ऊपर वाले की देन है। मुझे तेरी ये फालतू बातें नहीं सुननी, समझी? मुझे बेटा चाहिए, सिर्फ बेटा। अगर इस बार भी लड़का नहीं हुआ तो उसका अंजाम तू अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपने मेरी पहले की 2 बेटियों को मार डाला था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं उसे बचा कर रहूंगी। मुझे लड़की से नफरत है, समझी? सिर्फ लड़का चाहिए। ये कहकर धनराज वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है और सावित्री एक बार फिर मां बनने वाली होती है। वो घबराई हुई खुद से कहती है, हे भगवान, अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो राक्षस उसे भी मार देगा। नहीं, इस बार मैं कुछ अलग करूंगी। शाम को धनराज घर लौटता है। आज पूरा दिन बेकार गया। कल मैं शहर नवगढ़ जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। सुबह जल्दी नाश्ता तैयार कर देना। अगली सुबह धनराज शहर चला जाता है। उसी दौरान सावित्री एक बेटी को जन्म देती है। हाय राम, फिर बेटी? अगर इन्हें पता चल गया तो मेरी और इस बच्ची की जान चली जाएगी। कई दिन बीत चुके होते हैं। डर के मारे सावित्री अपनी बच्ची को लेकर जंगल अमरवन में जाती है। वहां उसे एक पुरानी गुफा दिखती है। यही सही जगह है। वो बच्ची को वहीं छुपा देती है। हर दिन छुपकर दूध पिलाती और रात को गुफा में सुला देती। एक दिन धनराज वापस आ जाता है। अरे, बच्चा हुआ क्या? मेरा बेटा कहाँ है? डरते हुए सावित्री बोलती है, जी, बच्चा मरा पैदा हुआ था। अरे हट, पहले लड़कियां, अब मरा बच्चा। जा मेरी नजरों से दूर। सावित्री रोती हुई चली जाती है। अब वो रोज लकड़ी लाने का बहाना बनाकर जंगल जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। एक दिन धनराज उसे जंगल जाने से रोक देता है। आज यहीं की लकड़ियों से खाना बना। उधर बच्ची गुफा में जाग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वहां से 2 गायें गुजर रही होती हैं, धरा और सरला। क्या तुम्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज तो इस गुफा से आ रही है। वे अंदर जाती हैं और एक नन्ही बच्ची को देखकर चौंक जाती हैं। कितने निर्दयी लोग हैं, इसे यहाँ छोड़ गए। धरा गाय बच्ची को अपना दूध पिलाती है। बच्ची शांत हो जाती है। हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसे अपने साथ चलना होगा। दोनों गायें बच्ची को अपने घर ले आती हैं। जब सावित्री गुफा में पहुंचती है तो बच्ची वहां नहीं होती। मेरी लाडली कहाँ चली गई? वो समझ लेती है कि उसकी बच्ची मर चुकी है और टूट जाती है। इधर गायें बच्ची को अपनी संतान की तरह पालने लगती हैं। समय बीतता है और बच्ची बड़ी होने लगती है। गायें उसे नंदिनी नाम देती हैं। वे उसे जंगल में घुमाती, फल खिलाती और बहुत प्यार करती। एक दिन गायें घास चरने जाती हैं और नंदिनी को घर में रहने को कहती हैं। तभी भेड़िया कालदंत वहां आ जाता है। वो नंदिनी को खाने की योजना बनाता है। एक पक्षी नंदिनी को सावधान करता है। वो जल्दी से गुफा में घुस जाती है। भेड़िया दरवाजा खटखटाता है, लेकिन नंदिनी नहीं खोलती। अगले दिन गायें छुपकर भेड़िए का इंतजार करती हैं। जैसे ही भेड़िया आता है, सारी गायें मिलकर उसे मार मार कर भगा देती हैं। समय बीतता है। नंदिनी एक सुंदर युवती बन जाती है। एक दिन वहां से राजकुमार अजयवीर गुजरता है। वो नंदिनी को देखकर मोहित हो जाता है। राजा महेंद्र सिंह सैनिकों को जंगल भेजता है। नंदिनी को राजमहल लाया जाता है। रानी कमला देवी प्यार से बात करती हैं। नंदिनी सब कुछ बता देती है। कुछ दिनों बाद अजयवीर और नंदिनी का विवाह हो जाता है। एक दिन नंदिनी अपनी गाय माओ को याद करके रोती है। राजकुमार उसे जंगल ले जाता है। गायें अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाती हैं। आशीर्वाद देकर उसे विदा करती हैं। नंदिनी अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।
एक समय की बात है। नंदनपुर नाम के एक हरे भरे नदी किनारे बसे छोटे से गांव में आरव नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। आरव की उम्र अभी 30 के आसपास होगी। गेहुआ रंग का चेहरा और हाथों में हमेशा मसालों की गहरी मीठी खुशबू लगी रहती थी। बचपन से ही आरव को खाना बनाने का शौक था। उसके पिता हरिहर एक छोटे से ढाबे पर काम करते थे और आरव शाम को स्कूल से लौटकर उनके साथ मसाले पीसता था। बाबूजी, एक दिन मैं अपना खुद का ठेला लगाऊंगा और लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, आरव कहा करता। पिता मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, जरूर लगाना। मेहनत करो और स्वाद में जादू डालो। आज आरव वही सपना जी रहा था। उसकी लजीज चिकन करी का ठेला गांव के बाजार में रोज लगता था। उसकी करी की खुशबू इतनी जादुई होती कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते। हल्के भूरे रंग की ग्रेवी, चिकन के मुलायम टुकड़े, हल्का सा तीखापन और धनिये की ताजगी, ये सब मिलकर ऐसा स्वाद बनाते जो गांव वालों के दिलों में बस गया था। हर शाम जब सूरज ढलता और बाजार में लालटेनें जलने लगती तो उसकी ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। एक ग्राहक जो गांव का ही किसान था रोज आता और कहता, आरव भैया, तुम्हारी चिकन खाकर लगता है जैसे माँ के हाथ का खाना हो। क्या राज है? भैया बस मेहनत है। थोड़ा सा दही, अदरक का पेस्ट, धनिया, इलायची और ढेर सारा प्यार। आरव का परिवार छोटा था लेकिन बहुत प्यार भरा। पत्नी मीरा एक समझदार और सलीकेदार औरत, लंबे काले बाल, साड़ी में सजी, घर को साफ सुथरा रखती और कभी-कभी ठेले पर मदद भी करती। मीरा आरव की सबसे बड़ी ताकत थी। वो कहती, तुम बाहर की दुनिया संभालो। याद रखना, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है। 2 बच्चे थे। मोहन 7 साल का शरारती लड़का जो ठेले के पास घूम घूम कर ग्राहकों को छेड़ता, और गुड़िया 5 साल की नन्ही सी बेटी जो आरव की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। एक शाम ठेला समेटते हुए मोहन दौड़कर आया। पापा, आज कितनी प्लेट बिकी? मुझे भी बनाना सिखाओ ना। आरव हंस पड़ा। कल सिखाऊंगा, पहले होमवर्क करो। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक सुबह सब उलट पुलट हो गया। बाजार में चिकन के दाम अचानक आसमान छूने लगे। जहां पहले 1 किलो चिकन 10 रुपए में मिलता था, अब 20 का हो गया। महंगाई की लहर ने पूरे गांव को हिला दिया। मजबूर होकर आरव ने प्लेट की कीमत 10 से बढ़ाकर 15 कर दी, लेकिन ग्राहक नाराज हो गए। एक पुराना किसान ग्राहक बोला, अरे आरव, इतने में तो मटन खा लें। चिकन में वो बात कहाँ, हमें तो अब मटन चाहिए। आरव ने समझाने की कोशिश की, भैया, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन ग्राहक मना कर चले गए। पास के लालू कल्लू ढाबे से मटन ले लेंगे, सरसों तेल वाली देसी मटन। दोपहर तक ठेले पर बस 2-4 प्लेटें ही बिकी। एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटा, आज उदास क्यों हो? अम्मा, लगता है अब ठेला बंद करना पड़ेगा। शाम तक ठेला सूना पड़ा रहा। घर लौटकर आरव ने मीरा को सब बता दिया। मीरा ने हिम्मत दी। स्वाद शानदार है, लेकिन मटन की कमी है। उस अजनबी का नाम था श्यामलाल, बिहार के पास के इलाके से। उसने असली बिहारी मटन की पूरी विधि विस्तार से समझाई। सरसों का तेल, ज्यादा प्याज, खड़े मसाले, धीमी आंच और धैर्य। अगले दिन आरव ने नया बोर्ड लगाया, आरव की बिहारी देसी मटन थाली। जैसे ही मटन की खुशबू फैली, ग्राहक आने लगे। पहले ही ग्राहक ने कहा, वाह, 10 प्लेट पैक कर दो। शाम तक सारी प्लेटें खत्म हो गई। पुराने ग्राहक लौट आए। किसान माफी मांगने लगे।
आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने आरव से कहा, देखा, बदलाव से डरना नहीं चाहिए। आरव मुस्कुराया। नंदनपुर में अब आरव की मटन की खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी।